नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हम हेडलाइंस। उत्तराखंड में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 9 मजदूर लापता। यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों से बंद। आधी रात को सिलाई बैंड के पास फटा बादल। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तरकाशी लैंडस्लाइड पर सीएम धामी का पोस्ट। उत्तरकाशी सिलाई बैंड में भूस्खलन, सीएम धामी ने लिखा, ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना। उत्तराखंड पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी। 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई को होगा मतदान। 31 जुलाई को काउंटिंग। आपदा प्रबंधन को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज। प्रदेश के 5 जिलों में 30 जून को होगी मॉक ड्रिल। तैयारियों को परखा जाएगा। भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा रोकी गई। यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। मौसम खुलने के बाद लिया जाएगा निर्णय। और देहरादून में सुबह से ही हो रही झमाझम बारिश। 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। कुमाऊं के 3 जिलों में आफत बन सकता है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां आफत की बारिश के बीच परीक्षा देने जा रहे युवाओं के शिक्षित बनने के जज्बे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जखोली क्षेत्र में कुणगाड़ गदेरा उफान पर आ गया। इससे ग्रामीणों को जान हथेली पर रख कर आवागमन करना पड़ रहा है। बाढ़ बारिश के दौरान ही राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इससे परीक्षा में शामिल होकर स्वयं को सक्षम बनाने के लिए युवाओं ने गदेरा पार कर, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, गदेरा पार करने में भय नहीं महसूस किया। उन्होंने मौत को गले लगाने जैसी कोशिश कर गदेरे को पार कर परीक्षा देने पहुंचे। युवाओं का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। शनिवार आधी रात को यमुनोत्री क्षेत्र के सिलाई बैंड के पास बादल फटने से भारी तबाही मची। घटना के समय मौके पर रह रहे 19 मजदूरों में से करीब 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सर्च और राहत बचाव कार्य शुरू किया। जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य स्थिति की स्मार्ट कंट्रोल रूम से निगरानी कर रहे हैं। कई स्थानों पर गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ है। कुथनौर गांव की कृषि भूमि और पाली गांव के सोमेश्वर मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार ओजरी, डबरकोट और सियाना चट्टी जैसे क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और यात्रा टालने की अपील की है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो यमुनोत्री धाम का ये यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, पालीघाट से सेना चट्टी तक जगह जगह जो है ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और बादल फटने की जो आप घटनाएं सामने आ रही, मुझे लग रहा है कि सब बादल फटने के कारण ये सब हुआ है। जैसे कि सिलाई बैंड में तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर कुछ हमारे मजदूर भाइयों की दबने की भी आशंका है। उसके साथ ही उजरी खड्ड में भी जो है मार्ग, सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त और जो बादल फटने के कारण जो है ग्रामीणों के, किसानों की जो है खेतों में मलबे से जो है उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। आज प्रातः 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है। सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते अलकनंदा और भागीरथी नदियां उफान पर हैं, जिसे देखते हुए सिंचाई विभाग ने कीर्तिनगर क्षेत्र में जलस्तर की निगरानी बढ़ा दी है। उपखंड कीर्तिनगर के सहायक अभियंता मंगल सिंह ने जानकारी दी है कि रामकुंड देवप्रयाग में जल स्तर 457 से घटकर 456 मीटर तक पहुंचा है।
सिंचाई विभाग ने टिहरी और श्रीनगर डैम से छोड़े जाने वाले पानी की नियमित मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, क्योंकि इससे भी नदियों के जल स्तर पर प्रभाव पड़ता है। विभाग प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर अपडेट साझा कर रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जल स्तर अभी डेंजर जोन से नीचे बना हुआ है, लेकिन अलर्ट की स्थिति को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। आज जो गंगा अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है और भागीरथी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। हमारे इस उपखंड में जो गेज साइट है वो देवप्रयाग में है, रामकुंड में CWC की गेज साइट है वो। तो वहाँ से हम प्रतिदिन सुबह 8 बजे और 4 बजे उसका जो गंगा जी का जो लेवल है वो हम देहरादून केंद्र को, आपदा केंद्र को, और टिहरी जो आपदा केंद्र है उसमें हम भेज देते हैं। आज इस देवप्रयाग में जो वार्निंग लेवल है गंगा जी का 462 मीटर है और डेंजर लेवल 463 मीटर रिकॉर्ड किया जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे हरिद्वार, देहरादून, बंजारावाला और मोतीचूर क्षेत्रों में कूड़ा फेंके जाने से वन्यजीवों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्था के एक अध्ययन में सामने आया है कि भोजन की तलाश में जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे संक्रमण और टकराव का खतरा बढ़ गया। कैमरा ट्रैप से ये भी स्पष्ट हुआ कि कूड़े के ढेर पर पालतू और जंगली जानवर एक साथ पहुंच रहे हैं, जिससे बीमारियों का आपसी संक्रमण फैल सकता है। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है और जल्द ही कूड़े फेंकने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वन विभाग ने लोगों से कूड़ा प्रबंधन के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील की, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा मानव वन्यजीव संघर्ष से बचा जा सके। तत्काली डायरेक्टर्स को भी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी मैंने डायरेक्ट कर दिया कि तत्काल इस पर देखें क्या है मामला और इस मामले का स्थायी समाधान निकालें, ताकि इसका वाइल्ड लाइफ की सेहत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ कहा है कि मेले में लगने वाली हर दुकान की पहचान होनी चाहिए, दुकान खुले नाम से चले और बोर्ड पर साफ लिखा होना चाहिए कि दुकान किसकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, साक्षी महाराज ने मांसाहारी दुकानों को लेकर भी सरकार को चेताया। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर किसी तरह की मांसाहारी दुकानें नहीं लगनी चाहिए। ये यात्रा आस्था का विषय है और श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान होना चाहिए। साक्षी महाराज ने प्रशासन को भी साफ संदेश दिया है कि मेले में हर स्तर पर पारदर्शिता जरूरी है और इस बार सरकार को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मेरा स्टैंड व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सनातन परंपरा, संतों का सम्मान करने वाली सरकार प्रदेश और केंद्र में और उत्तराखंड में है, तो हम लोग स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, फूल बरसाएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, चाय नाश्ते की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सनातन परंपरा विश्व की सबसे बड़ी परंपरा है और सारे विश्व का एक ही धर्म है जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म। और जितने मजहब हैं, पंथ हैं, बड़ा कष्ट होता है जब लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। मेरी दृष्टि में धर्मनिरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, पंथ निरपेक्ष। चमोली में लगातार हो रही बारिश के कारण नंद प्रयाग तहसील के अंतर्गत थिरपाक गांव में आपदा कहर बनकर टूटी है। रात्रि भर ग्रामीण दहशत में रहे। पानी का बहाव इतना तेज था कि जिसकी वजह से ग्रामीणों के घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसमें गरीब लाल निवासी थिरपाक की गौशाला टूट गई और 4 मवेशी और 8 बकरियां आपको बता दें मर गई। अन्य ग्रामीणों के घरों में पानी और मलबा घुसा है। तकरीबन 10 परिवार इस आपदा की चपेट में आए हैं। रोड बंद होने के कारण अभी तक कोई राहत सामग्री मिल नहीं पाई है। अभी तक क्षेत्र में बिजली भी नहीं आई है। लगातार हो रही बारिश से परेशानी और बढ़ी है। अभी तक नंद प्रयाग थिरपाक मोटर मार्ग भी बंद है।
देहरादून में एक्सीलेंसी आइकॉनिक अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस समारोह में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर और प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य सभी प्रतिभाओं को एक साझा मंच देना और उनके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना रहा। तीन प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जो लोग हैं जिन्होंने जो शुरुआत भी कर रहे हैं या जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, उनको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहूँगी इनकरेज करते हैं उनका काम के लिए एक अवार्ड देकर। और जहाँ वो सब चाहते कि मैं उन्हें अवार्ड दूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आता है अलग अलग लोगों से मिलना जब मैं अवार्ड देती हूँ उनसे। मैं उत्तराखंड देश देवभूमि कुल्लू मनाली से बिलोंग करता हूँ। आज मुझे एक्सीलेंसी टीम ने हिमाचल रत्न का अवार्ड दिया है और ये अवार्ड में मेरे सभी चाहने वाले और हिमाचल प्रदेश की सारी जनता को समर्पित करता हूँ। और हमेशा मुझे प्यारा आशीर्वाद मिला है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है जो हमारी समृद्ध संस्कृति है उसको प्रमोट करने का, आगे भी प्रमोट करता रहूँगा। और उत्तराखंड के लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दिया है और आगे भी आप सभी से यही उम्मीद करता रहूँगा कि आप सभी का प्यार आशीर्वाद हमेशा की तरह मिलता है। हम ये अवार्ड शो करते हैं, ये हम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए करते हैं कि हम उनको इंडस्ट्री में एक रिकॉग्नाइजेशन दें। जब किसी को अवार्ड मिलता है, किसी सेलिब्रिटी या प्रोमिनेंट फिगर से अवार्ड मिलता है, तो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को लगता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो हम लोग जो अवार्ड टाइटल देते हैं, हमारी जूरी टीम के द्वारा अवार्ड टाइटल को सिलेक्ट किया जाता है और एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को हम वो अवार्ड टाइटल प्रदान करते हैं। हम पैन इंडिया में अपना इवेंट करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और जॉब पे हैं वो CEO हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग आके हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। ये मल्टीपल है तो उत्तराखंड को किसी एक मायने में तो नहीं कह सकते आप। तो मल्टीपल इवेंट्स में अवार्ड दिया गया है। अगर ये किसी एक सेक्टर को तो मैं बोलता कितना लाभ होगा। मल्टीपल सेक्टर में होम स्टे से लेकर क्योंकि हम टूरिज्म स्टेट भी है और हॉस्पिटलिटी और ये आपका जो होम स्टे का कंसेप्ट है, इसके साथ साथ देखिए पढ़ाई हर चीज़ के पीछे पहला जो स्टेप है वो है कि आपने पढ़ाई की, कि आपकी शिक्षा, ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उसका सहयोग होता है। क्योंकि इसमें सभी क्षेत्रों को कम्युनिकेट करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के पूरे जिस तरह उत्तराखंड में दूसरा इनका ये यहाँ पर ये सेरेमनी हुई है, इससे पहले और राज्यों में हुई है, तो ये निश्चित रूप से जहाँ जहाँ होगा वहाँ के बच्चों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करने का काम करेगा। बढ़ेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की हम बात करेंगे, उससे पहले एक अहम ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दौरान वो मंजर देखे जिनसे श्रद्धा भी डरी सहमी नजर आई। हेलीकॉप्टर हादसे, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और सड़कों पर मौत के साए नजर आए, जिसमें करीब 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है। अब सरकार के सामने अगली बड़ी परीक्षा सामने आ गई है। कांवड़ यात्रा ये अगली बड़ी परीक्षा है जो 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई की श्रावण शिवरात्रि तक चलेगी। अनुमान है कि करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर देश भर के शिवालयों में पहुंचेंगे, लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने डीजे की ऊंचाई, चौड़ाई, अश्लील भड़काऊ गानों और रात्रि धुन नियंत्रण जैसे तमाम प्रतिबंध लागू किए हैं। साथ ही प्रशासन ने सभी डीजे संचालकों को धारा 168 के तहत औपचारिक नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार यदि कोई डीजे संचालक शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग तैयारियों का जायजा लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी सख्ती से कानून उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे रही है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस शासन पूरी तरीके से सतर्क है। अब सवाल यह है कि क्या नियम श्रद्धा की सुरक्षा के लिए है या फिर आस्था पर नियंत्रण
का हथियार। क्या चारधाम की इस यात्रा में बदइंतजामी की पुनरावृत्ति नजर आएगी? विपक्ष सरकार की चारधाम यात्रा के साथ अब कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे लंबी पैदल चलने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में कांवड़ मेले के संबंध में अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के अलावा जिन राज्यों के रास्तों से कांवड़ यात्रा जाती है, वहां के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को किस तरह से संपन्न कराया जाए, साथ ही यातायात सुरक्षा को लेकर भी बात की गई। आगामी 11 जुलाई से 13 जुलाई तक कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में आज इंटर स्टेट बैठक आयोजित हुई। उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के आला अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि कांवड़ मेले को संपन्न कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 2 राज्यों के बॉर्डर पर दोनों राज्यों के अधिकारी तैनात रहेंगे। और उन्होंने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि कांवड़िए किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, बैट इत्यादि अपने साथ लेकर ना आए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो भी बड़े डीजे आपस में प्रतियोगिता करते हैं, उनको लेकर नियम लागू कर दिए गए हैं। यातायात के नियम समय समय पर लागू किए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के अधिकारी उत्तर प्रदेश में भेजे जाएंगे और वहां के अधिकारी उत्तराखंड में भी रहेंगे, जिससे दोनों प्रदेशों में आपस में सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। डीजे वाले मामले में डीजीपी का कहना है कि जहां पर डीजे बजाए जाते हैं, वहां की लिस्ट बनाई जा रही है और उसके लिए जो पहले नियम बने हुए थे वही जारी रहेंगे। और शेयरिंग ऑफ इनपुट्स के लिए काफी डायरेक्शंस दिए हैं कि किस तरह से हम अपना कोऑर्डिनेशन और इनपुट्स को शेयर करने में किस तरह से और इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं और कैसे इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे कि जो अभी आगामी कांवड़ यात्रा है उसमें जो यात्री आते हैं वो सकुशल अपना कार्य संपन्न कर सकें। इसमें आज हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के अधिकारी काफी फिजिकली भी प्रेजेंट थे और काफी ऑनलाइन भी थे। हाँ। तो उस पर भी सारी बातें हो गई कि किस प्रकार से हम सुरक्षा भी बढ़ाना है, किस तरह से जो अगर कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज उसको कैसे कर्टेल करना है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी। सब कुछ प्रतिबंधित भी रहती है कांवड़ मेले में, क्या वो कंटिन्यू रहेगी? हाँ, तो कंटिन्यू रहेगी। जो चलिए, थैंक यू। उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है वो इस बार भी की जाएगी जैसे पिछली बार की गई थी। बड़े डीजे को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसी को लेकर जो हुडन भी हो जाता है और बहुत महंगे डीजे लाने का कंपटीशन रहता है। इसके लिए क्या जी, इसके लिए ये पूरी तैयारी है और जो ऐसे डीजेस जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से बनते हैं, उनके नामों की सूची आ गई है और उनसे संपर्क करके जो एक फिक्स्ड मानक जो डीजे की हाइट और चौड़ाई के लिए जो बनाए जाएंगे, उनके अनुसार ही एनफोर्स किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें ये सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक SOP बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मानपूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर कोई लैंड ऑर्डर का इशू होगा और कोई ऐसी स्थिति होगी तो पुलिस अपनी सख्ती से भी पेश आएगी और उसमें कोई कोताही नहीं। वहीं उत्तराखंड सरकार की इन तैयारियों पर विपक्ष ने भी तीखा हमला बोला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी को श्रद्धालुओं से ज्यादा प्रचार और चुनावों से सरोकार रखती है। चारधाम में पहले से अव्यवस्थाओं का अंबार है, कांवड़ यात्रा में भी यही देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतराम ने कहा कि बीजेपी को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उनकी योजनाएं सिर्फ प्रचार तक सीमित हैं। कांवड़ यात्रा जैसी सबसे बड़ी चुनौती पर उनकी तैयारियां जमीन पर शून्य हैं। SOP से श्रद्धा नहीं संभलती, इसके लिए ईमानदारी और संवेदना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी का जो है भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर प्रचार प्रसार में ही ज़्यादा व्यस्त रहती है। उनका चुनावों से ज़्यादा सरोकार होता है, जनहित के से सरोकार नहीं होता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाना है, इस पर उनके यहाँ चर्चा नहीं होती है। उनके यहाँ चर्चा होती है कि चुनाव को कैसे जीता जाए, कैसे हम धांधली कर सकें, कैसे वो कर सकें। इसी तरह से जिस तरह से चार धाम की व्यवस्थाएं होता है, कांवड़ यात्रा में भी आप देखना उसी तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि इनके जो स्ट्रेटेजी है, जो इन्होंने बनाना चाहिए था कांवड़ यात्रा के लिए, जो तैयारियां करनी चाहिए थी, वो तैयारियां अभी शून्य है। तैयारियां केवल प्रचार प्रसार तक सीमित है। प्रचार प्रसार जरूर इनका होता है, लेकिन तैयारियां धरातल पे वो चीजें नहीं होती। सरकार ने देखिए जो हमारी चारों धाम की यात्रा चलती है उसकी भी तैयारी पूर्णतः करी है और यात्रा चल रही है। बीच में थोड़ी सी रुकावटें आई थी और जिस प्रकार से अब हमारी कावड़ चलेगी जुलाई से और 11 जुलाई से हमारा सावन लगेगा, उसके बाद हमारी यात्रा चलेगी कावड़ की। उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है कि आने वाले जो भी हमारे कावड़िए होंगे उनके लिए बाकायदा रस्तों में जो फुटपाथ है उसको सही तरीके से किया जाए और उनको व्यवस्था दी जाए। जगह जगह टेंट की जो व्यवस्था की जाती है, उनके ठहरने की, रुकने की व्यवस्था, तमाम हर चीज़ों की जो व्यवस्था की जाती है उनको लेकर के सरकार अपना काम कर रही है। कावड़ भी हमारी बहुत अच्छे से चलेगी, यात्रा भी जो हमारी चारों धाम की वो भी बहुत अच्छे चलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार उत्तराखंड हादसों की खबरों से बाहर निकलकर व्यवस्था की मिसाल बनेगा? क्या आस्था के इस महासागर को केवल नियमों से नहीं, समर्पण और समझ से संभाला जाएगा? श्रद्धालु तैयार हैं, अब सिस्टम से भी वही समर्पण और तैयारी की उम्मीद करनी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं